कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जो सुनसान है, घना है और सबसे खतरनाक चीज वो है जंगल। ऊंचे ऊंचे पेड़, चट्टाने, झाड़ियों के पीछे कुछ छिपा हुआ, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता लेकिन मौजूद जरूर है। अब कहानी में पहली बार दिखाई देते हैं दो लोग, एक लड़का और एक लड़की जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। ऊंचाई पर चढ़ते हुए दोनों के बीच हल्की फुल्की मस्ती चल रही होती है। लड़की का नाम होता है हेली और लड़का होता है रिच। दोनों एक कपल की तरह क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लड़की ऊपर पहुंच जाती है और रिच अभी भी रास्ते में लटका हुआ है। रिच जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उसे अचानक महसूस होता है कि रस्सी खिंच रही है, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वो डर जाता है और हेली को आवाज लगाता है, पर अगला ही पल इतना डरावना होता है कि देखने वाले भी कांप उठे। कोई ताकत रिच को खींच ले जाती है और रस्सी से खून टपकने लगता है। लड़की हेली ये देखती है। वो जल्दी जल्दी नीचे उतरने की कोशिश करती है, पर नीचे कुछ ऐसी परछाइयां उसकी तरफ बढ़ती है जो इंसानी नहीं लगती। वो दौड़ती है, चीखती है, पर बच नहीं पाती। कैमरा जब कट होता है तो सिर्फ चीखें सुनाई देती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। और यहीं पर शुरू होता है रॉन्ग टर्न के डर की असली जंग। अब कहानी एकदम शिफ्ट होती है। हम मिलते हैं क्रिस फ्लिन से, जो एक डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है और अपने एक जरूरी मेडिकल इंटरव्यू के लिए निकलता है। वो एक आरामदायक कार में होता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, पर तभी उसे एक भयानक ट्रैफिक जाम मिल जाता है। क्रिस को इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना है, तो वो एक लोकल पेट्रोल पंप वाले से पूछता है और वो उसे एक छोटे से जंगल वाला शॉर्टकट बताता है जो सुनसान है, पुराना है और ना जाने कब से इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन क्रिस के पास और कोई चारा नहीं होता है। वो उस रास्ते पर निकल जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जंगल और घना होता जाता है। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी खामोशी। अचानक उसकी कार एक बंद पड़ी एसयूवी से टकरा जाती है जो सड़क के किनारे खड़ी थी। गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। क्रिस उतरकर देखता है और वहाँ उसे कुछ लोग मिलते हैं, एक ग्रुप जो पहले से ही वहाँ फंसा हुआ था। इस ग्रुप में होते हैं जैसी, एक समझदार और बहादुर लड़की, कार्ली, थोड़ी चुलबुली लेकिन डरपोक, स्कॉट, कार्ली का बॉयफ्रेंड, इवान जो हमेशा मजाक करता रहता है, फ्रैंकी उसकी गर्लफ्रेंड जो हमेशा रोमांस के मूड में होती है। ये सब लोग वहाँ कैंपिंग के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उनकी गाड़ी के टायर ब्लेड से काट दिए थे, यानी ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। अब सब जंगल में फंसे हुए हैं, ना मदद का कोई रास्ता है और ना ही कोई उम्मीद। क्रिस और बाकी लोग फैसला करते हैं कि कुछ लोग जंगल में आगे जाएंगे मदद ढूंढने के लिए और बाकी वहीं गाड़ी के पास रुकेंगे। अब कहानी अलग अलग हिस्से में बट जाती है। इवन और फ्रैंकी जो वहीं रुकते हैं, जंगल की खामोशी में एक दूसरे के करीब आते हैं। वो थोड़ा म्यूजिक लगाते हैं, कुछ रोमांटिक पल बिताते हैं, लेकिन तभी कैमरा धीरे धीरे मूव करता है और दिखाता है कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा है, कोई जो इंसान नहीं लगता। कुछ ही देर में उनकी मस्ती मौत में बदल जाती है। एकदम अजीब और जानवर जैसी चीख के साथ कोई उन पर हमला करता है। पहले फ्रैंकी गायब हो जाती है, फिर इवन को घसीट लिया जाता है और अगली बार जब हमें उनका चेहरा दिखता है तो वो सिर्फ खून से लथपथ लाशें होती हैं। उधर क्रिस, जैसी, कार्ली और स्कॉट जंगल के अंदर पैदल चलते हुए एक टूटा फूटा लकड़ी का कैबिन देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए, लेकिन जब वो कैबिन के अंदर जाते हैं तो वहाँ का मंजर ऐसा होता है कि उनके होश उड़ जाते हैं। दीवारों पर खून के धब्बे, टेबल पर कटे हाथ पैर, किसी की चप्पल और कपड़े, जैसे किसी ने वहाँ इंसानों का कत्ल कर रखा हो और उनके शरीर को काट रखा हो। वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम कैबिन नहीं है, ये किसी आदमखोर की माद है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाते, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो शैतान लौट आए हैं, 3 विकृत और डरावने चेहरे, 1 आई जिसकी एक आंख गायब है, 100 टूथ जिसके मुंह में दांत ऐसे जैसे लोहे के हो, 3 फिंगर जो हमेशा अजीब सी हंसी हंसता है। इनका चेहरा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये लोग इंसान नहीं, जैसे म्यूटेंट्स हो। पैदा तो इंसान की तरह हुए होंगे, लेकिन अब बन चुके हैं शैतान। इनका एक ही शौक है, इंसानी शिकार। अब से शुरू होती है जंगल में एक सर्वाइवल रेस, जहां हर कदम मौत के साए में है।
क्रिस और बाकी तीनों चुपचाप कैबिन से बाहर भागते हैं, लेकिन तीनों राक्षस उनके पीछे लग जाते हैं। वो लोग भागते हैं, झाड़ियों में छिपते हैं, मगर रास्ता हर बार और खतरनाक हो जाता है। एक मोड़ पर स्कॉट को ये एहसास होता है कि अगर वो अपने दोस्तों को बचाना चाहते हैं तो उसे खुद को खतरे में डालना होगा। वो उन राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें चिल्लाकर बुलाता है और फिर जंगल की तरफ दौड़ता है। पीछे से तीनों म्यूटेंट्स उस पर तीरों से हमला कर देते हैं, एक के बाद एक तीर उसकी छाती में, पीठ में और अंत में जब वो गिरता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। इस मोड़ पर कहानी बहुत इमोशनल हो जाती है। कार्ली और जेसी दोनों डर के मारे टूट जाती है, लेकिन क्रिस उन्हें हिम्मत देता है। वो कहते हैं अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें डर को छोड़कर चलना होगा, वरना हम भी उसी कैबिन में टुकड़ों में मिलेंगे। तीनों जैसे तैसे उस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। चारों तरफ घना जंगल, हर तरफ से आवाजें, सरसराहटें और कहीं से भी आ सकता है कोई तीर, कोई कुल्हाड़ी या कोई डरावना चेहरा। उन्हें दूर एक फॉरेस्ट वॉच टावर दिखाई देता है, लकड़ी से बना ऊंचा टावर जो शायद मदद पाने का आखिरी मौका हो सकता है। तीनों दौड़ते हैं, झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हैं और जैसे तैसे उस टावर तक पहुंचते हैं। उन्हें ऊपर चढ़ते वक्त हर एक सीढ़ी पर डर लगता है कि कहीं वो टूट ना जाए या कोई पीछा करता हुआ ना आ जाए, मगर वो किसी तरह टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं। वहां से चारों तरफ का नजारा दिखाई देता है, लेकिन ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी, ना कोई हेल्प। टावर के अंदर उन्हें एक रेडियो मिलती है। क्रिस तुरंत उसे ऑन करता है और डिस्ट्रेस कॉल भेजता है। हमें मदद चाहिए, हम वेस्ट वर्जीनिया फॉरेस्ट में फंसे हुए हैं, कोई सुन रहा है क्या? थोड़ी देर में एक आवाज आती है, हमने तुम्हारा मैसेज सुना है, तुम जहाँ हो वहीं रुको, हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। पर अफसोस, पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक टावर के नीचे से आवाजें आती है। वो तीनों दरिंदे टावर के नीचे पहुंच गए। उनके पास आग के गोले हैं, तीर है और कुल्हाड़ियां, और वो टावर के लकड़ी के पिलर्स में आग लगाना शुरू कर देते हैं। ऊपर से क्रिस, जेसी और कार्ली डर जाते हैं। नीचे से आग की लपटें ऊपर बढ़ने लगती हैं। टावर धीरे धीरे जलने लगता है। कोई और रास्ता ना देखकर वो टावर की खिड़की से एक पेड़ पर कूदने का फैसला करते हैं। ये एक खतरनाक जंप है, जरा सा चूक और मौत तय है। क्रिस सबसे पहले कूदता है और जैसे तैसे पेड़ की शाख पकड़ लेता है। फिर जेसी और फिर कार्ली तीनों पेड़ों के सहारे जंगल में छिप जाते हैं, लेकिन अब जंगल में मौत उनके पीछे पीछे चल रही है। थोड़ी देर बाद जब वो थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, उन्हें लगता है कि शायद अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी वो मोमेंट आता है जो रॉन्ग टर्न को सबसे ज्यादा भयानक बना देता है। कार्ली और क्रिस कुछ देर छिपे होते हैं और जेसी थोड़ा सा अलग हो जाती है। कार्ली जब एक झाड़ी के पास से गुजरती है तो अचानक एक कुल्हाड़ी उसके माथे के बीचों बीच आकर लगती है। उसका शरीर थरथराता है, आंखें खुली रह जाती है और कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर जाती है। वो म्यूटेंट उसकी गर्दन काट देता है, जैसे किसी खिलौने को तोड़ रहा हो। क्रिस और जेसी छिपकर ये सब देख रहे होते हैं, मगर कुछ कर नहीं सकते। ये वो पल होता है जहाँ दर्शक भी थम जाते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ मौत का सन्नाटा। अब बचे हैं सिर्फ दो, क्रिस और जेसी। उनका डर अब गुस्से में बदलता है। अब वो सिर्फ बचना नहीं चाहते, लड़ना भी चाहते हैं। दोनों जंगल के बीच एक जलती हुई गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आग लगाते हैं और उसे पहाड़ी से ढकेल देते हैं ताकि शोर और आग से वो दरिंदे ध्यान भटका दें। प्लान काम करता है। वो दो म्यूटेंट्स गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं और क्रिस और जेसी उनके कैबिन की तरफ बढ़ते हैं, वहां जहां उनके मारे गए दोस्तों के अवशेष और डर की जड़ें हैं। कैबिन के अंदर क्रिस और जेसी को कुछ हथियार मिलते हैं, एक कुल्हाड़ी, एक राइफल और कुछ पेट्रोल। अब शुरू होती है आखिरी जंग, इंसान और जानवर। क्रिस और जेसी कैबिन में आग लगा देते हैं। जब म्यूटेंट्स वापस आते हैं, उन्हें लगता है शायद कोई गलती हो गई, लेकिन तभी क्रिस छत से छलांग लगाता है और एक को सीधा कुल्हाड़ी से मार गिराता है। जेसी दूसरी तरफ से पेट्रोल डालती है और पूरे कैबिन में आग लगा देती है। एक एक करके वो तीनों म्यूटेंट्स चीखते हैं, जलते हैं और खत्म हो जाते हैं। आखिरकार एक भयानक चेनसॉ वॉल म्यूटेंट्स बचा रह जाता है जो जेसी पर हमला करता है, पर क्रिस उसे कंधे पर गोली मार देता है और उसके गिरते ही आग की लपटों में वो भी जल जाता है। सुबह होती है। क्रिस और जेसी बुरी तरह घायल, धूल से सने हुए, थके हुए, मगर जिंदा। वो एक और गाड़ी लेते हैं जो उन्हीं आदमखोर की थी
और जंगल से निकल जाते हैं। जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचते हैं उन्हें दूर एक बोर्ड दिखाई देता है, थैंक यू फॉर विजिटिंग वेस्ट वर्जीनिया। लेकिन उनका चेहरा कह रहा होता है वापस कभी नहीं आएंगे। एंड क्रेडिट्स के दौरान एक ट्विस्ट, कैमरा फिर उसी जले हुए कैबिन की तरफ लौटता है और दिखाता है कि वो शैतान अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। एक कटा हुआ हाथ जो अभी भी हिल रहा है और एक म्यूटेंट्स की अजीब हंसी। रॉन्ग टर्न सिर्फ एक बार नहीं होती, ये बार बार होती है।